दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गली तो गुलाब हम है, गुलाब हम है। होठों से लगा लो तो शराब हम है, शराब हम है। कहते हैं लोग के खराब हम है, तेरी हर बात का जवाब हम है, जवाब हम है। हो अपने तो हक से कमाया हुआ खाने वाले हक न पराया कभी खाएंगे। चतुर्थी जाएंगे सोन मकरिया ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं भी तेरे साथ हूँ, दिल भी तेरे साथ, दिल भी तेरे साथ हो। चाहे जब आजा चलो लेके बड़ा, खेती आजा चला लेके बड़ा, खेती आजा चला लेके बड़ा। मेरे पास कोठी है नकार सजनी। క్యాప్ సర్లే సర్లే మళ్ళీ చేద్దాం.
బాగా చెప్పు అంటే వీళ్ళు చెప్పే విధానం బాగుంది. అంటే మేడం అటు ఇటు ఉండే ఏమన్నా అటు ఇటు ఉండే ఏమన్నా సెట్ అయిపోయింది పోలండి
कुमारी लिपि नामदेवत्या आयुष्या उद्यर्थम अखंड विद्यावारकदादित्यर्थम कुमार लाभ भारतवादिको यजमानस्य कुमारस्य भारतवादिको तस्य कुमार नामधेयस्य आयुष्या उद्यर्थम अस्माकं सह कुटुंबानां सबान्धवानां सभात्मकानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ मम आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम वाणी हिरण्यगर्भ त्रिमूर्त्यात्मक रमासहित सत्यनारायण वाणी हिरण्यगर्भ त्रिमूर्त्यात्मक रमासहित सत्यनारायण देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम सरस्वती देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम मम मातुः पितुः आरोग्य ऐश्वर्य षष्ठविभूति विभूति महोत्सव समये माता गुरु पूजा करिष्ये नमस्कारान् समर्पयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि समर्पयामि समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि समर्पयामि आपो हिष्यामि पूज्या दधातुमायेन यावश्चवदा भारतस्य भाग्यदेहनः प्रजेरे मातरः स्नायकरामो जन्मः आपो नोदनाय धानः तोदकस्नान समर्पयामि स्नानाभिषेकः आचमनं समर्पयामि
मातापितृभ्यां नमः गन्धान् चन्दनं समर्पयामि पुष्पान् समर्पयामि मातापितृभ्यः पुष्पाणि समर्पयामि केशवाय नमः माधवाय नमः विष्णवे नमः त्रिविक्रमाय नमः श्रीधराय नमः पद्मनाभाय नमः संकर्षणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः बालसिंहाय नमः जनार्दनाय नमः हरये नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि देवा नमस्कारं చేసుకోండి धूपमाघ्रापयामि साक्षात् देवं दर्शयामि धूपदीपात् आचमनीयं समर्पयामि पक्ष्या प्रसिद्ध्या पुण्डरीकाक्षाय नमः अतुम्बाद्यमतमस्तोमदोपस्रवसि मातापितृभ्यां नमः पडोपहारान् निवेदयामि కొంచెం నీళ్ళు పోయాను నీళ్ళు కొంచెం కొంచెం అంతే అంటే మీరు ఫోన్ చేసాక చేయగలుగుతుంటారు కదా అందుకని అలా కూర్చో कर्पूरे नागवल्लेन मुक्तानोदनायकं ताम्बूलं प्रतिरक्ष्यताम् ओलं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि प्रजावान् पशुवान् भवति पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति यो वामायतनं वेद अग्निर्वा अपामायतनो यो अग्निरायतनं वेद आपो वा अग्निरायतनो एवं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति यो वामायतनं वेद अग्निर्वा अपामायतनो यो वायोरायतनं वेद आपो वै वायोरायतनो एवं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति यो वामायतनं वेद चन्द्रमा वा अपामायतनो यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आपो वै चन्द्रमस आयतनो एवं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति एवं वेद आयतनं वेद आयतनवान् भवति यो वा अपामायतनो आयतनवान् भवति पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनो आयतनवान् भवति एवं वेद आयतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनो आयतनवान् भवति संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनो आयतनवान् भवति एवं वेद स्वावं प्रतिष्ठितां वेद एव तिष्ठति तद्विष्णोर्परमाहुः
देवदेरजङ्ग्रदे पुरुषस्य विद्मदाक्षस्य महादेवस्य धीमहि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् लक्ष्मीनारायण देवता स्वरूपास्य गुरुदेवताभ्यो महामाताभ्यो नमः पादारविन्दयो सवर्णदिव्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अम्मा ఒకసారి अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया पुत्रोय इति मां मत्वा क्षमस्व जनार्दन जनार्दनी नमस्कारान् समर्पयामि मातापितृभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि आयुष्मान् भव सब कुछ जय जय కొద్దిగా ఉన్నా మరి మరి बीच में आ जाओ नीचे बैठ जाओ सर కొద్దిగా ఒకసారి जय सर एक बार सर 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 పల్లెల్లో ఆ పల్లె ఖాళీ చేసేయండి పల్లెలు అది ఉన్నాయి కదా
सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे पुष्पाभिषेक में शामिल हो जाए। सुमित्रिया न आभोषाधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तो यज्ञदेवसो विश्वाः रपयेथते ब्रह्म क्षत्रं पावते भवते क्षत्रं ब्रह्म क्षत्रं पावते क्षत्रं पावते तेजस्तेजः पवते क्षत्रं पावते इंद्रियं तेजः पवते तेजा इंद्रियो तेजा इंद्रियं
अभिवृद्धि देवता देव देव देवताभिवृद्धि मैडम Yeah.
आप सबकी अनुमति से हम सभी की ओर से सर को पुनः जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। सर हमेशा आप स्वस्थ और प्रसन्न रहे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सवेरे से हमने देखा कि यहाँ पर षष्ठी पूर्ति का पारंपरिक कार्यक्रम वेद पाठ और कनकाभिषेक काफी अच्छी तरह से चलता रहा है। ये सब देखकर मुझे एक बात कहने की इच्छा हो रही है सर कि जीवन की परिभाषा क्या है। कितना समय में जीवन वही है जो हम उसे बनाते हैं। सफलता असफलता व्यस्त रहे। सर के इस जीवन यात्रा को देखकर लगता है कि हमें हमेशा व्यस्त रहना चाहिए और सफलता के नए शिखरों को छूना चाहिए। यह कार्यक्रम डॉक्टर जयलक्ष्मी और डॉक्टर तुलसी द्वारा गुरु के प्रति आदर एवं प्रेम का एक विशिष्ट गुरु दक्षिणा है। अब मैं कुमारी के श्रीवाणी को कुचपुर नीति के लिए स्वागत करता हूं। श्रीवाणी वेलकम।
वे साहब का स्वागत। फोटो ले लीजिए सामने से जाके। सर सबसे निवेदन है कि एक बार स्थान ग्रहण करें। గొప్ప పండితుడు, గొప్ప గురువు, దాదాపు 100కి పైగా PhD విద్యార్థులు, ఎంఫిల్ విద్యార్థులు తన మార్గదర్శనంలో వారిని ఈ సారస్వత వెలుగులోకి తెచ్చినవాడు। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिला मुजफ्फरनगर, गांव गंगधाड़ी में हुआ। अपने माता पिता से विरासत में लोक संस्कृति और साहित्य की चेतना प्राप्त की तथा प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही कविता और निबंध लेखन आरंभ कर दिया। आपका विवाह 1984 में डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा से हुआ, जो स्वयं साहित्यिक विदुषी है। पुत्र कुमार लव नई पीढ़ी के सशक्त कवि हैं और पुत्री लिपि भारद्वाज एक सफल फोटो जर्नलिस्ट हैं। मैं आपको अपने आदरणीय चाचा जी के बारे में कुछ पारिवारिक बातें बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी के क्षेत्र में उनका बहुत योगदान है। देखिए अभी ये 1 मिनट में प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन सिग्नेचर कर दिया बोल बेघर जाते सिंगिंग का आ गया सेमिनार होता है हिंदी का। मैं तो गई थी, मैं संडे को बस गई थी। अच्छा। संडे को संडे गई थी। स्कूल में नहीं हूँ, द्वारका नगर में एक सर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज में हो, तो मैं मतलब यूनिवर्सिटी जाते हैं वो लेवल दूसरी जगह से गए तो वो बिना जितने भी अच्छे होटल्स हैं वो नॉर्थ साइड में चाहे जो देखिए हाँ हमारी अनुवादक है ना यहाँ पे हेमलता, आप कलम पर करके तेलुगु में शुभाकांक्षलु लिख करके ये क्या लिखा बता देना मुझे। लंबा लिखा जा रही, मैं तो शुभाकांक्षलु बोल रहा था केवल। हाँ डेट भी दे देना नीचे 29। किया एक का किया एक दीवार का कुछ भी सिग्नेचर की
शुभेच्छा लिख के कर हाँ क्या शुभेच्छा लिख करके कर दीजिए और बांग्ला में लिखिएगा। बंगला में लिखिए। बांग्ला में शुभेच्छा ऐसा इधर वाले प्रसाद जी खड़े हो गए क्या ये ऐसे देखते हैं आइए కొద్దిగా వెనకాల సార్ అవునవును ఇంకా కొద్దిగా వెనకరానా సరిపోతుంది ఎలా వచ్చారు आ गए Oh
नुमाइंदगी उन्होंने की है यहाँ पर, मैं उसके लिए उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि उनकी आवाज़ में उतना ही दम बना रहे जितना आज यहाँ हमें दिखाई दिया है। मैं लगातार उनकी दुआ करूँगा, उन्होंने दिल खुश किया, सबके लिए बहुत खुश हुई। मेरा आशीर्वाद भी है और शुभकामनाएँ भी हैं। मैं सर की शोधार्थी हूँ और हर शोधार्थी अपने गुरु से कुछ ना कुछ सीखता है। मैंने जो चीज़ सीखा वो 2 बातों से यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। पहला ये कि सर ने हमने सर के अंदर ये पाया है कि जो क्रोध होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक ये जो हम बनावटी केवल शोधार्थी को जैसे निर्धारित समय पर कार्य कैसे करें उन्हें डराने के लिए झूठे चिल्लाते हैं, एक वो क्रोध होता है। और एक वो क्रोध होता है जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम एकदम चुपचाप हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। और मैं काम सीख ली तो हमें ये लगता था कि क्या सीखना है, बस किताब पढ़ लिए, लाइन लगा ली, यही करना है ना, ये हमको नहीं आता है। लेकिन जैसा किसी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या चीज कीमती तब होती है कब मिलने से पहले और बिछड़ने के बाद। जब मैं सर से अलग हुई तब मुझे इन बातों का कीमत पता चला, इन बातों का महत्व पता चला कि वास्तव में क्या है। सर से अलग 7 साल हो गए, मैं दूसरे शहर में आ गई, सर अभी भी हैदराबाद में है। जब यहाँ पे आकर के मैं अकेली हो गई, बिना गुरु की हो गई, मेरे ऊपर गुरु का कोई आशीर्वाद या शरण नहीं रहा यहाँ पे, तब मुझे पता चला कि परेशानियाँ क्या होती हैं, लोगों का किस तरह से प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, कैसे लोग आपका शोषण करते हैं और किस तरह से लोग आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपकी टांग खींचते हैं आगे ना बढ़ने। लेकिन सर, मैं जहाँ भी हूँ मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं ऋषभ देव शर्मा के शोधार्थी हूँ और अपनी पहचान बनाए हुए हूँ। विरोधी बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी एक नहीं, ये मैं हकीकत बात कह रही हूँ, बनावटी बात नहीं है या अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। मैं जिस शहर में हूँ, जिन लोगों के साथ हूँ, मैंने आपको प्रूव किया है अपने आप को कि मैं आपका शोधार्थी हूँ। जाएगा लेकिन मुझे अन्य लोगों का मानसिकता मैं समझ सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर से मेरी मुलाकात 2001 में हुई थी। जब मैंने सर से पहली बार मिला तो देखकर बहुत ही मुझे डर लग रहा था कि सर बहुत ही गंभीर स्वभाव के हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं उनके निकट आती गई, मेरा काम होता गया, उसके बाद सर का स्वभाव मुझे पता चला। वे जितने गंभीर दिखते हैं लेकिन उतने गंभीर नहीं हैं। बहुत ही स्नेहपूर्ण स्वभाव है सर का। और मुझे बहुत ही दुख की बात लगती है कि सर के साथ मैं चाहकर भी मेरा PhD का कार्य पूरा नहीं कर पाई। इस बात के लिए सर हमेशा 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 मुझे टोकते रहेंगे और सर को भी बहुत ही दुख है कि मैं उनके साथ PhD का कार्य पूर्ण नहीं कर पाई। सर के साथ मेरा गुरु और शिष्य का संबंध तो 1 साल का ही रहा, लेकिन पारिवारिक संबंध अभी तक बना हुआ है। हम जब भी सर के घर जाते हो और सर के घर जाने के लिए हमारे लिए कोई सीमा नहीं होती, समय नहीं होता है। रात के 12 बजे चले जाते हैं, 1 बजे चले जाते हैं, सुबह 5 बजे, 6 बजे जब चाहे जाते हैं। सर के वॉचमैन देखकर परेशान होते हैं, ये सर के बेटे और बहू है या बेटी और बहू है। बहुत से वॉचमैनों ने पूछ भी लिया है कि सर आप, मेरे पति के लिए मेरे हस्बैंड को बहुत बार पूछ भी लिए कि अच्छा आप सर के बेटे हैं क्या, ये बहू है क्या। तो मेरा गुरु शिष्य से ज़्यादा संबंध मेरा पारिवारिक संबंध ही रहा है। और यहाँ तक कि मेरे बच्चे तक, चाहे घर का कोई भी कार्यक्रम हो, पहले सर और मैडम को बुलाए बगैर उन्हें नहीं लगता कि अरे आज का कार्यक्रम पूरा होगा। ऐसे हर छोटी बात के लिए सर और मैडम, मेरे बच्चे भी सर और मैडम कर ही बुलाते हैं। और सबके लिए जितना कहना चाहूँ उतना कम है। और साथ ही साथ मैं मैडम के लिए भी कहना चाहती हूँ, मैडम केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि मैडम के पास जितने भी सर के स्टूडेंट्स आए हो, विद्यार्थी आए हो, उन्हें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से बात करती है और जितना चाहे उनके लिए अपनी ओर से पूर्ण सेवा और प्यार देना चाहती हैं। और सर मैडम में इतना पेशेंस है कि उनके घर कभी भी चले जाओ
स्वागत करती है और बड़े प्रेम से चाय बनाकर पिलाती है। ओके, धन्यवाद। मैंने इससे पहले कभी कहीं पे बात नहीं की है, मेरी पहली बार जोड़ी पार्टनर की पहली बार। बस मैंने सर से जैसे हमारे सर ने कुछ सीखा है, मैंने भी सीखा है। जैसे सर अपने छात्र में जो निष्ठा दिखाते हैं या अपने ज्ञान देने में किसी तरह का कष्ट का अनुभव नहीं करते, इस तरह मैं भी अपने काम को पूरी तरह से निष्ठा से निभाने की कोशिश करती हूँ और जो भी मेरे छात्र हैं उनको पूरी तरह से अच्छे से उनका मार्गदर्शन करना चाहती थी। और शायद मैं घबरा रही हूँ, कुछ नहीं बोल नहीं पा रही हूँ। वही बात नहीं, आप भी सर सकते। एक बात तो है, जितना मेरे हस्बैंड अच्छे से बोल लेते हैं उतना मैं बोल नहीं पाती। कक्षा में अलग होती है बात, क्योंकि बच्चे हैं, छात्र हैं। मैं जहाँ पे कुछ बोलना होता है यहाँ पे आप लोगों के सामने, पहली बात सर के सामने कुछ बोल नहीं पाऊंगी। सर बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद के चलते हैं यहाँ तक। सबको नमस्कार सर, आपको मेरे जन्मदिन शुभ। కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడతానండి, సార్ కూడా అన్నారు కొంతమంది తెలుగులో మాట్లాడమని, ఇందాక రవి గారు అన్నారు. నేను వెనక నుంచి బాగా కాల్ చేస్తాను, అమలు చేస్తాను, కానీ ముందుకు వచ్చేసరికి మాట్లాడేసరికి కొంచెం మాటలు తడబడతాయి. ఒత్తిడి మాట్లాడాలి అంటే మిమ్మల్ని అందరినీ ఫేస్ చేయడం లేదు, అక్కడి నుంచి కాల్ చేయడం లేదు. ఇంటర్మీడియట్ నుంచి అలవాటు అయిపోయింది. అయితే నేను సార్ దగ్గర డైరెక్ట్గా ఎంపీలు కానీ పిహెచ్డీ కానీ చేయలేదు, కానీ సార్ హెడ్షిప్లో నేను అక్కడ ఎంపీలు చేశాను. అంటే నా ఎంపీలు అవార్డు చేసింది ఘనత సార్ కూడా దక్కుతుంది. ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి సంబంధించిన గొప్పతనం మనకు ఎలా తెలుస్తుందంటే, పిల్లలు కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళ వల్ల జరిగిన తప్పుని వదిలిపెట్టి పర్వాలేదు దీన్ని సరిదిద్దుకో అని చెప్పినప్పుడే తెలుస్తుంది. నేను ఎంఫిల్ తీసేసి సబ్మిట్ చేసినప్పుడు 5 books సబ్మిట్ చేశాను. అందులో ఒక బుక్లో ఒక పేపర్ మిస్ అయింది. సార్ వాళ్ళు గమనించి కంగారు ఏం లేదు, నువ్వు ఆ పేపర్ తీసుకొని తప్పించి అన్నారు. కానీ సహజంగా అయితే వేరే చోట ప్రొఫెసర్స్ బాగా తిడతారు, నువ్వు ఇలా చేసావేంటి అలా చేసావేంటి అని చెప్పి బాగా తిడతారు. కానీ సార్ దాని గురించి పట్టుకోకుండా తర్వాత తీసుకొచ్చి పేపర్ అతికిస్తే మీ గైడ్కి చెప్పని చెప్పారు. ఇప్పుడు కూడా మేమందరం మంచి సార్ మంచి ఫాస్ట్ బీట్ సాంగ్ వేయాలంటే మా గురించి ఫాస్ట్ బీట్ సాంగ్ చేయమని చెప్పి సారే మా తరఫున మాట్లాడారు. सर अब आप हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट आप लोग ये थे, आप ही एक अच्छा तेलुगु गाना गाने के लिए आप कहें सर, इसी के बारे में तेलुगु में समझा है सर सबको। सर तेलुगु जानता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रसाद जी। कौशिक साहब के घर जाता रहा, स्टार्ट हो गया जी सर। उस समय लव और लिपि स्कूल गोइंग छोटे बच्चे थे, और जब भी मैं किसी भी समय, जैसे इन्होंने बताया कि मैं साहब के घर जाता था, हमेशा वहाँ पर काम करता था, तो एमफिल के दौरान मैंने सर ने मुझे ये स्वेच्छा दी कि आप अपने विचारों को उसमें प्रकट कर सकते हैं। तो वहाँ से जो मेरा टेक ऑफ जो होता है वहाँ से मैंने लिया है सर। आज मैं जहाँ भी प्रशिक्षण करता हूँ तो हर क्षेत्र में जो मैंने एमफिल के दौरान सीखा है कि ग्रंथ के साथ साथ अपने विचारों को भी देखते रहो, उसे प्रकट करते रहो। तो आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो वो जो मुझ पर एक छाप रहेगा सर, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो अपने विचार ज़्यादातर प्रकट करता हूँ, वो स्वेच्छा लेता हूँ। और सर मुझे कई अनुभव है सर के साथ, और बहुत समय लेगा। धन्यवाद इसके लिए सर, धन्यवाद। अगला सुपर्णा जी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि अपने विचारों को व्यक्त करने की बात अपने कहीं सर से हमने सीखा है। किताबें पढ़ो लेकिन उसे पढ़ के समझो और अपने विचार को रखो, दूसरों को देख करके नकल मत करो, ये हमने सर से सीखा है। और एक बात, जब मैं सर के निर्देशन में अपना PhD का काम कर रही थी, सर ने एक टाइम दिया था। उस दिन मैं 2 मिनट लेट पहुंची थी। सर सीढ़ियों से उतर गए, मैं जा रही हूँ, मैंने ठीक ऐसे ही खड़ी, 2 मिनट लेट, उसे पढ़ा, ठीक है जाओ आराम से बैठो क्लास में। इतना रोना आया था उस समय कि मैं इतने भाग दौड़ से आई, और सर कुछ भी नहीं कहा सर ने, अरे आ गई तुम, 2 मिनट लेट, चलो जाओ, मैं तो निकल रहा हूँ। सर निकल के और मैं जाकर के क्लास में बैठ गई। वो दिन और आज का दिन प्रयास करती हूँ कि पाबंदी के साथ पहुँचूँ। वो एक मूक लेसन था, मूक शिक्षा थी कि समय पर पहुँचो नहीं तो क्या होगा।
मतलब ये हमने सर से सीखा है कि समय बहुत बड़ी चीज़ है, समय का मूल्य है। और सर के निर्देशन में मेरे PhD का काम मैंने 2 साल में पूरा किया है। ये सिर्फ सर से इसलिए हो सका। मेरे पापा सर के पास लेके गए तो कहा था कि शादी नहीं करवाओ, शादी नहीं करवाऊंगा उससे, शादी काम ये अगर काम करेगी तो शादी होना है 2 साल के अंदर, नहीं तो PhD में शादी हो जाएगी। सर ने कहा पापा ने काम सौंपा है और आपको काम कंप्लीट करना है। और 2 साल में मैं गर्व से कहूँ या आभार के साथ कहूँ पता नहीं, 2 साल में सर के निर्देशन में मैं PhD का काम पूरा कर सकी। और दिल्ली जाकर के बाकायदा मैत्री पुष्पा जी का मैंने साक्षात्कार लिया। सर के निर्देशन में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, तुम जाओ वहाँ पर, जा करके साक्षात्कार लेकर के आओ। मैं इतने बड़े लेखिका से मिल सकी। उस समय वहाँ पे पुस्तक मेला चल रहा था, बहुत सारे लेखिकाओं लेखकों को मैंने देखा। मैं तो कैसा होता है देख करके भी मैं किसी और का नकल कर सकती थी। सर ने उस समय कहा कि आप जाएंगे दिल्ली, साक्षात्कार लेके आएंगे, मैं सिग्नेचर करूँगा, इस तरह से। और लिपि बैठी हुई है, जिस जमाने में मुझे चाय भी बनाने नहीं आता था, लिपि मुझे पानी पिलाती थी। आपका तो मैडम चाय बना करके पिलाती है। लिपि छोटी सी बच्ची थी। सर के घर जाने पर कैसा प्यार था, कैसा मतलब विनम्रता किसे कहते, लिपि को सर कहते थे, पानी लेकर आप इनको जरा पानी दो, भाग करके आई है। ये सारी चीजें हमने भी सीखा है। आज भी कोशिश करते कि इनको हम लेकर के जीवन में चल सके। धन्यवाद। और आपके लिए क्या कहूँगा, कुछ नहीं कहना बेहतर होगा। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। धन्यवाद आप सब। हिंदी में जी। वर्धा से पधारे परम श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर देवराज जी, प्यारे गुरुवर प्रोफेसर ऋषभ शर्मा जी, पूर्णिमा मैडम जी और सभी गुरु बंधुजनों को सादर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं श्रीमती जयलक्ष्मी जी को बधाई देना चाहूंगी। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पितृ ऋण, गुरु ऋण और ऋषि ऋण और देवता ऋण को चुकाना ही पड़ता है। श्रीमती जयलक्ष्मी जी ने, डॉक्टर जयलक्ष्मी जी ने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए एक अच्छे से रास्ता बनाई। तो इस प्रकार इतनी महिमाभूम सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए श्रद्धा दीक्षा की जरूरत पड़ती है। उनकी दीक्षा के प्रति, उनकी श्रद्धा के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। और यहाँ सभागार में जो भी लोग उपस्थित हैं सभी सर को एक गुरु के रूप में जानते हैं और उनके वात्सल्य से परिचित है, उनके ज्ञान से परिचित है, उनकी विद्वत्ता से परिचित है यहाँ के सभी। पर मैं उनको और एक रूप में भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। उनकी भावुकता से मैं बहुत परिचित हूँ। क्या है कि सर की कविताओं को मैंने अनुवाद किया। जिस दिन मैंने पहली बार उनकी कविताएं पढ़ी थी उस दिन का याद आज भी मुझे बहुत ताजा है, याद है। सर ने अपने कविता संग्रह प्रेम बना रहे कविता संग्रह को हमारे जीजा जी को दे दिए थे, तो उन्होंने मुझे दिया। तो पहली बार मैंने, रविवार का ही दिन था, पहली बार मैंने जो पढ़ी थी कविताएं, उस दिन पूरे दिन मैं ऐसा बन गई थी, एक प्रकार भाव समाधि में लीन हो गई थी। मुझे क्या हो गया मुझे ही पता नहीं चला। तो कोई भी बात हो, शाम तक हमारे जीजा जी और दीदी के साथ बांधने का मेरी आदत है। शाम को मैंने अपने जीजा जी से और दीदी से सर के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में साझा किया। तो जीजा जी ने कहा कि तो ठीक है, 1-2-3 कविताएं हिंदी में तो हम ठीक से नहीं जान पाते हैं, अनुवाद करके हमें भेज दो, ऐसा अनुरोध किया। हमारे जीजा जी ने आग्रह किया। तो मैंने 3-4 कविताओं को उसी दिन अनुवाद
उसी दिन से ले अभी भी हमारे भाई वेणु अभी फोन पर बताया कि सर को बधाई देने के लिए मुझे कहा। तो उसी दिन से लेकर सर हमारे घर के एक सदस्य बन गए थे। हर दिन किसी न किसी विषय में उनकी बात आती ही रहती है, उनको याद करते ही रहते हैं हम। मैंने इतना लंबा भाषण दे दिया, मैं क्या बोलूं, सब कुछ बोल दिया। कुछ है नहीं जो रोज करते हैं, बोलते ही हैं। हैप्पी बर्थडे। मेरे लिए भी बोलना थोड़ा कठिन ही रहता है। वो भी पति की तारीफ करनी हो तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन सबसे पहले तो आज का दिन हर पल मेरे लिए यादगार बना दिया जाए। हमेशा मेरे सबसे अच्छे दिनों में गिना जाएगा। सुबह से मुझे याद आ रहा है कि हम लोग जब मद्रास आए थे शुरू में तो बहुत सारे विद्यार्थी घर आते थे। तो उनमें से एक दिन एक ने मेरे से पूछा, मैडम आपके परिवार के और सदस्य भी, आपके परिवार के और लोग भी यहाँ पर हैं क्या? मैंने बोला नहीं भाई, परिवार के लोग तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हमारा परिवार है। आप सब लोग ही हमारा परिवार है। और होता भी ऐसे ही है, विद्यार्थी जो है शुरू में आते हैं तो मैडम सर बोलते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इतने खुल जाते हैं कि कोई ना कोई आत्मीय रिश्ता उनसे बन ही जाता है। ऐसे ही मद्रास में भी जब हम थे तो वहाँ पर एक पिंकी जैन स्टूडेंट वो आने वाली थी, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हो पाया तो वो नहीं आई। शुरू में आती थी तो बहुत संकोच से चुपचाप बैठी रहती थी, फिर धीरे धीरे बात करनी शुरू की। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि उसने कहा कि मैं तो आपको मैम नहीं बोलूँगी, आपको आपसे मैं दीदी बुलाया करूँगी। तो मुझे बड़ी बहन मानने लगी। धीरे धीरे उनके परिवार के लोग मुझे बेटी की तरह मानने लगे। घर जाते थे हम उनके पापा मम्मी जैसे बड़ी बेटी को देखते हैं, जैसे बात करते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे चाहने लगे। ऐसे ही वहाँ पर एक और स्टूडेंट था यूनुस अली रजा, तो ईद पे जो उनकी जो मम्मी है वो बहुत बाल्टी भर के सेवइयाँ पता नहीं क्या क्या भेजती थी। तो मैंने इस बार कहा, आंटी आप इतना सामान क्यों भेज देती हैं? तो हमारे घर में तो इतना खाया भी नहीं जाता। बोली तुम मेरी बेटी हो, बड़ी बेटी हो, तुम्हारे पास ऐसे नहीं भेजूंगी तो कहाँ भेजूंगी? जो भी आए सबको खिलाया करो कि मेरे माँ के घर से आया है सामान। तो ऐसे ये अनुपमा घर आती थी जब PhD के काम के लिए, छोटी सी थी इसकी बेटी, शायद 6 महीने की रही होगी। तो एक दिन मेरे से बोली, मैडम एक बात पूछूं, रसोई में मैं शायद कुछ कर रही थी मेरे पास आके। मैंने बोला हाँ। आपको गुस्सा नहीं आता है? हम सब लोग आते हैं इतना, आप परेशान नहीं होती है? मैंने बोला देखो तुम तो हमारा परिवार हो, तुम सब और सारे तुम्हें समय देते हैं तो उनका कर्तव्य है, इसमें मुझे गुस्सा क्यों आएगा? और परिवार के सदस्य या बच्चे जब घर आते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। नहीं आते तो गुस्सा आता है। इसीलिए नहीं आते तो अभी बालाजी शीलर अगर एक हफ्ता घर नहीं आते तो मैं परेशान हो जाती हूँ, क्यों नहीं आए भाई, बड़े दिन हो गए। और बालाजी की तो कुछ है पता नहीं, मीठे का बहुत शौकीन है। घर में मीठा आता है तो मैं रख देती हूँ कि वो बालाजी आएगा, थोड़ा उसके लिए भी बचा के रख देते हैं आगे के। तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई मिठाई घर में आई या कोई स्वीट डिश घर में बनी, वैसे आए ना आए उस दिन जरूर आ जाएगा। बोलेंगे खिलाओ इससे शुगर हो जाएगी। कोई शुगर नहीं होती, कोई बात नहीं। कभी कभी तो हनी क्योंकि खा लेता है, तो बॉम्बे से आया हुआ है तो
कभी कभी वो आता है और मिठाई घर में आती है तो ये अगले दिन फिर आ जाता है कि मैं तो इसीलिए आ गया, हमारी सारी खा जाएगा, नहीं तो मेरे लिए दोबारा के लिए नहीं बचेगी। तो यही हमारा परिवार है, यही हमने यहाँ पाया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब ने जो आज हमारे लिए किया है ये बच्चे ही कर सकते हैं। दूसरा सारी शुभकामनाएं सब आपके लिए। मैं चाहती हूँ जो भी कुछ आप अपने जीवन में चाहें वो आपको सब मिले। और आप अपने पतिदेव के बारे में भी कुछ बोल दो। बोलिए जरूर। 32 साल पहले हम लोग मिले थे क्या, मैं तो चुप ही बैठी थी पहले, जैसे पता है कैसे होता था, यही बोल रहे थे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं यही करता हूँ, मैं तो चुप बैठी थी बस। तो बाद में जब चले गए घर से अंगूठी पहना के तो मैं मम्मी से बोली कि बहुत सन की आदमी है, लगा मुझे कैसे चलेगा। मम्मी बोली नहीं कवि है, साहित्यकार है, हम देख के आए ना किताबें भाई हुई है कमरे में, ऐसे ही होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। बाद में पता चला कि नहीं, बाकी मम्मी ठीक कह रही थी, साहित्यकार का मन कोमल सरल होता है, वैसे स्वार्थहीन निस्वार्थ, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं होता, सबको सम्मान देना, हर सम्मान अपना अच्छे से निभाना। बच्चे के ऊपर कभी अपनी इच्छा या अपने सपने बच्चे के ऊपर नहीं थोपे, तो उन्होंने बनना चाहा वो बन गया। मेरे ऊपर कभी कोई ऐसी किसी चीज के लिए नहीं कहा कि नहीं ऐसा ही करना है, वैसे ही करना है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे करती हूँ। गुस्सा जल्दी आ जाता है, कभी कभी बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन उसी तरह से शांत हो जाता है। जोर से चिल्लाते हैं गुस्से में, समझ में नहीं आता अचानक किस बात पे चिल्ला पड़े, उसमें कोई चिल्लाता भी नहीं है तो हम सब चुप हो जाते हैं। इसीलिए नहीं कि भाई चिल्ला क्यों रहे हैं, बाहर वाले सुनेंगे तो सोचेंगे झगड़ा हो रहा है, चिल्ला कमरे में चिल्ला पता है अभी थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे चिल्ला के। लेकिन हर सम्मान अपना बहुत अच्छे से निभाते हैं, सब कर्तव्य अच्छा पूरी तरह से अपना निष्ठा से पूरा करते हैं, ये इनकी विशेषता है। जिस व्यक्ति का स्वार्थ छोटा होता है वो केवल अपने परिवार तक सीमित होता है, और जिस व्यक्ति का स्वार्थ बड़ा होता है वो प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी हो गए। साथियों, सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि डॉक्टर रविचंद्रन जी कब तेलुगु बोलेंगे, लेकिन स्वभाववश प्रेमवश वो हिंदी ही बोलते रहे। वो प्रिपेयर होकर आए कि तेलुगु में भी मैं बोलूं, हिंदी में भी मैं बोलूं, लेकिन कहीं कहीं वो शायद भूल गए कि मुझे तेलुगु में भी बोलना है। लेकिन ये इनका प्रेम है, सर के प्रति समर्पण है कि वो कार्यक्रम पूरा हिंदी में चलाते रहे, लेकिन पीछे से उन्होंने हुडी की कि तेलुगु में गाना चाहिए। ये दोनों तो आप हिंदी में ही चलाइए, आप तो हिंदी समझने वाले हैं। नहीं, हिंदी समझने वाले हैं, लेकिन मेरा लोभ है तेलुगु के प्रति थोड़ा सा। मैं सर से अनुमति लेते हुए डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी की नई पुस्तक कथाकारों की दुनिया का लोकार्पण समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर देवराज जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं और अपना आसन ग्रहण करें। जी, इन पंक्तियों के साथ, जिन पंक्तियों को मैं बचपन से सुनता आया हूँ, और जैसे ही मैंने राजमंड्री में कदम रखा और डॉक्टर जयलक्ष्मी जी और डॉक्टर तुलसी देवी जी से भेंट हुई, तो उन्होंने पूछा कि आप राजमंड्री इससे पहले आए हैं? तो मैंने कहा आया तो नहीं हूँ, लेकिन सुना हूँ। क्या सुना हूँ, ये मैं सर के लिए इन पंक्तियों के साथ मैं सर का स्वागत करता हूँ। वेदं लघोषिंचे गोदावरी
వేదం ఘోషించే గోదావరి అమరధామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి శతాబ్దాల చరితగల సుందర నగరం శతాబ్దాల చరితగల సుందర నగరం గత వైభవ దీప్తులతో కమ్మని కావ్యం వేదంగా ఘోషించే గోదావరి అమరధామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి। छोटे जब मैं स्कूल में था कभी मैंने ये गीत सुना था 15 अगस्त या 26 जनवरी पर शायद, तब से मेरे मन में ये गीत रहा है। और जब भी मैं ये गीत सुनता हूँ, जयलक्ष्मी जी और तुलसी देवी जी के लिए बात बता रहा हूँ, और जो मेरे राजमंड्री के जो नए दोस्त हैं रामचंद्रन जी, मेरे कार्यालय के पास इनका घर है लेकिन अभी दोस्त बने हम लोग। और प्रसाद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं ये गीत सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि कुछ है इस गीत में कि जोड़ता है, आकर्षित करता है ये गीत में। और देखिए मैं आज हूँ राजमंड्री में, सर के लिए, मैडम के लिए, इनके साथ में आया हूँ। सर आपका स्वागत है इन पंक्तियों के साथ। राजमंड्री की महत्व को एक गीत दर्शाता है। जी सर। और इसी क्रम में मैं मेरे गुरुवर जिनके मार्गदर्शन में मैंने तेलुगु बोलना भी सीखा है और तेलुगु का अनुवाद भी मैंने किया है। इनके बाद सर के कहने पर मैंने हिम्मत की है, बहुत बड़ी हिम्मत कि तेलुगु में मैंने अनुवाद किया, तेलुगु में टाइपिंग की। तो तेलुगु के इस गीत के साथ जो मैंने सर में पाया है, देखा है, इस गीत के साथ सर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క మనకి చెబుతుంది, ఎదిగిన కొద్దీ వదగమని అర్థమందులో ఉంది। అపజయాలు కలిగిన చోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది, ఆకులన్నీ రాలిన చోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది। प्रोफेसर सत्यदेव शर्मा जी संविधान की मीटिंग कर रहे हैं और भाषण करें। ये तो सकारात्मकता है, हर एक चीज में सकारात्मकता देखो। दुनिया सारी नकारात्मकता देखती है, लेकिन जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सार्थक रचना करना चाहते हैं, जो सार्थक निर्माण करना चाहते हैं, वो सकारात्मकता देखते हैं, पॉजिटिवनेस देखते हैं। ये गीत पॉजिटिवनेस के प्रति है। और आज के कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि थे वो किसी कारणवश, प्रशासनिक कारणों के वश में नहीं आए हैं। मैं डॉक्टर जयलक्ष्मी जी और डॉक्टर तुलसी देवी जी से निवेदन करता हूं कि वे प्रोफेसर देवराज जी का स्वागत सत्कार करें। मैं डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी से भी निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आए हैं। संचालक के लिए बड़ी कुर्सी रखी गई है।
सरळ जोड़ जे कालिया भी से अगर आप चाहें तो कथाकारों की दुनिया यहाँ मिल जाएंगी, अगर इच्छा हो तो ले सकते हैं। बिना किसी वस्तु का इस पर लिखा हुआ मूल्य 800 रुपया है। 800 रुपया सर, लेकिन यहाँ 500 के लिए दे देंगे सर। हाँ सर। ये जो किताब अभी आपके सामने कथाकारों की दुनिया का लोकार्पण हुआ है, इसके प्रकाशन के पीछे डॉक्टर जयलक्ष्मी और डॉक्टर तुलसी देवी जी का सार्थक प्रयास है कि आपके सामने ये पुस्तक प्रोफेसर शिवदेव शर्मा जी द्वारा लिखित कथाकारों की दुनिया आपके सामने आई है। आज का आयोजन ही जयलक्ष्मी और तुलसी के कारण नहीं हुआ है, बल्कि इस पुस्तक के प्रकाशन की जड़ में भी इन्हीं लोगों का आग्रह और प्रयास है। ये पुस्तक ठीक है, मेरी है, मेरे नाम से छपी है, लेकिन जयलक्ष्मी और तुलसी के कारण छपी। तेलुगु साहित्य एक अंतर यात्रा डॉक्टर गुरव कुंडा जी द्वारा लिखित। कुछ देर पहले आपने लघु फिल्म में उन्हें देखा बात करते हुए। डॉक्टर गुरव कुंडा निर्जा जी ने इस तरह सर को यह किताब समर्पित की है। मेरे प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक और सद्गुरु प्रोफेसर शिवदेव शर्मा को षष्ठी पूर्ति के अवसर पर सादर। राम काव्य का लोक पक्ष, रचनाकार डॉक्टर चंदन कुमारी, ये पटना से हैं। इनकी यह किताब प्रकाशित होकर आई है, राम काव्य का लोक पक्ष। सर को समर्पित। श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा को सादर समर्पित। तीसरी किताब है कुमार लव की काव्य कृति गर्भ में का समर्पण। अभी इसका वीडियो देखा तो लोग कहते रहते हैं कि डॉक्टर के घर में डॉक्टर पैदा होता है। वो बहुत पहले सुनार है तो सुनार का बेटा सुनार होगा, तो कवि का बेटा कवि हुआ है। आपके सामने किस तरह से समर्पण हुआ है देखिए। पापा कोलन 7 मैं कोलन 1 खेल शुरू हा हा हा। अगर ये एक पहली है जो नहीं जानते या फिर जो जानते हैं वो बता सकते हैं। मैं भी ये किताब के बारे में जब चर्चा हुई तब मुझे पता चला कि ये पहली क्या है। कोई अंदाजा? प्रति समर्पण का कार्यक्रम यहाँ पर हम विराम देते हैं। प्रोफेसर देवराज जी से आग्रह करूँगा कि वे यहाँ जो सर के छात्र हैं, सर के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, उन्हें अंग वस्त्र प्रदान करके आशीर्वाद दें। सबसे आदरणीय प्रोफेसर देवराज जी, मेरे श्रद्धेय मार्गदर्शक गुरु फ्रेंड प्रोफेसर देवराज हैं, फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। आपने देखा होगा जितने लोगों ने ऋषभदेव शर्मा के बारे में कुछ भी कहा, सबने मुझसे पहले प्रोफेसर देवराज का स्मरण किया। मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि
प्रोफेसर देवराज के बारे में भी जब हम बोलते हैं तो ऋषभदेव शर्मा का नाम कहीं ना कहीं फूट नोट में आ ही जाता है। खैर, आज का दिन आप लोगों का सबका दिन है। उस लड़की का खास दिन है जो 22 अप्रैल सन 1984 में मुझे अचानक पहली बार दिखी थी। गुलाबी सूट में गुलाबी गालों वाली लड़की। सर आपकी बातें सुनकर अपने गुलाबी हो रहे हैं। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। ये उनका दिन है और उन्होंने कह दिया कि आप सब ने हमारा दिन बना दिया। दिन नहीं, हमारे दिन बना दिए, जीवन बना दिया। हम तो बस यही कामना करते हैं जो हमारे गुरुओं ने की हमारे लिए, हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो कामना की, हम उस कामना पर खरे नहीं उतरे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी संतानें और हमारे विद्यार्थी, मेरी पुत्री, मेरा पुत्र और हमारी सब सारस्वत संतानें, हमारे परिवार का जितना विस्तार है, जहां की विद्यार्थीगण है, ये कम गौरव की बात है क्या कि 82 वर्षीय नरसिंह राव जी कह रहे हैं कि साहब मैं इनका विद्यार्थी हूं। तो मैं कह रहा था कि बस मैं तो यही कामना करता हूं जो हमारे पूर्वजों ने कामना की। फिर दोहरा रहा हूं, मैं उस पर पूरा नहीं उतरा, लेकिन आप उस पर पूरे उतरे। हम प्रभु से और कुछ मांगते हो या ना मांगते हो, ये जरूर मांगते हैं शिष्यात् पुत्रात् पराजयम। हमारे शिष्य, हमारे छात्र, हमारे विद्यार्थी, हमारी पुत्री, हमारे पुत्र यानी हमारी आने वाली पीढ़ी, इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी पीढ़ी को यह कामना करनी चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे बेहतर हो और आने वाली पीढ़ियां बेहतर हो और हमें यह गर्व मिले कि हम आपसे हार जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रोफेसर देवराज का आना तो राजमंदिर को आज की तारीख में तीर्थ बना देता है। बस और क्या कहूं। डॉक्टर हेमलता जी, डॉक्टर सुपर्णा, डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर रविचंद्रन राव, रविचंद्र राव, डॉक्टर जयलक्ष्मी जी,
कार्यक्रम की सूत्रधार, जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। जितने लोग हैं डॉक्टर तुलसी देवी, बालाजी यादव आइए। बालाजी मोहन बाबू, मोहन जी से निवेदन है శృతి రావాలి, ఎక్కడున్నా రావాలి, తొందరగా రావాలి, పరిగెత్తుకుని రావాలి. వేదికపై రావాలి. पंडू, वंशी, वंशी, लास्या, इन लोगों के सहयोग से ही हम ये पोस्टर प्रदर्शनी का काम सफलतापूर्वक अरे लड्डू भी तो है यार। बेटे यहाँ से जाते ही उसको परीक्षा लिखनी है। जयलक्ष्मी जी, अपर्णा जी, शेष सुवर्णा जी और जितने भी शोधार्थी रहे हैं ऋषभ के, इसके साथ साथ इन सबके बच्चे यहाँ हैं और अनेक ऐसे लोग हैं राजमहेंद्रवरम के और दूर दूर से आए हुए जो बहुत भावना के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मुझे ये नहीं लगता कि मुझे कुछ ऐसा कहने को है यहाँ, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से आपके छोटे छोटे वाक्यों में या कम कम देर के लिए जो आप यहाँ बोल रहे हैं और उससे वैदिक जो आप कर रहे हैं यहाँ, आपकी जो देह भाषा है, आपकी जो गतिविधियाँ हैं, वो सब मुझे बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ कह रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन का एक अर्थ तो वो है जो किताबों में है या जो कक्षा में पढ़ाते समय होता है, लेकिन जीवन का एक पक्ष वह भी है जो किताबों से बाहर है, जो भाषा के बाहर है, शब्दों के बाहर है।
वो पक्ष में यहाँ देख रहा हूँ। इसके बहुत दार्शनिक बातें कहने का कोई अर्थ यहाँ नहीं रह जाता, जहाँ भावनाएं ही मूर्त हो रही हों और जहाँ आप अपने को अभिव्यक्त करना चाहते हो। जिस प्रकार से आप अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं वो मेरे लिए आपकी बड़ी गहरी संस्कारशीलता है। आपके अंदर जो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व छिपा हुआ है आप में से हर के अंदर मैं देख रहा हूँ कि अपना अपना व्यक्तित्व है वो। एक एक आदमी आप में से हर के अंदर बैठा है जो किताबों से अलग है, जो आपके होने का अर्थ समझाता है। हम सब एक यात्रा में हैं, वो अनर्थक यात्रा है। उसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे मुसीबतें होती हैं, लेकिन वो यात्रा लगातार कुछ सपनों के सहारे चलती रहती है। हम अगर अध्यापक हो जाते हैं तब भी हम उन्हें अपने सपनों के साथ चलते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए हम कुछ संघर्ष भी स्वीकार करते हैं, मेहनत करना स्वीकार करते हैं, हम साधना करना स्वीकार करते हैं और एक एक टुकड़ा जोड़ करके अपने को बनाते हुए चले जाते हैं। हमारे सामने कुछ लोग हुआ करते हैं जो बनने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि ऐसी अनेक चीज़ें होती हैं जो हम खुद नहीं पहचान पाते, लेकिन हमारे सामने कोई होता है जो उन्हें पहचानता है और उन्हें बाहर निकालता है, उन्हें बड़ा करता है। कई बार उन्हें सहलाता है उन चीज़ों को हमारी, कई बार थोड़ी डांट फटकार भी करता है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो हमारी समझ में बाद में आती हैं, शुरू में नहीं आती। वो सब ज़रूरी होता है हमारे जीवन की यात्रा के लिए। वो यात्रा हमें हमसे बहुत कुछ कहती है। कहना चाहिए कि हमें बनाए रखने के लिए हमसे कुछ बोलती बतियाती रहती है। आज वही है, क्योंकि कई बार हम यात्रा में कुछ पड़ाव खोजते हैं और पड़ावों पर आकर के हम फिर कभी पीछे लौट करके देखते हैं, कभी आगे बढ़ने की बातें करते हैं। आज जो आप लोगों ने किया वो उस यात्रा का हिस्सा है और वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। किताबों में, कक्षाओं में, आपके कार्यालयों में तो नहीं मिलेगा, कुछ यही मिल सकता है। मैंने देखा ऋषभ, पूनम यहाँ बैठे थे जब मैं आया यहाँ, एक मुकुट था और फूल मालाएँ थी, वस्त्र यहाँ थे और आगे एक करके आ रहे थे, कुछ चीज़ें कर रहे थे। और वो सब दिखावा नहीं था, वो सब कुछ प्रदर्शन नहीं था, वो सब वो था जो आपके अंदर है। मुझे लग रहा है कि सब बाहर आ रहा था। इसमें न ऋषभ की महानता है, न आपका कोई कृतज्ञता ज्ञापन है, कुछ नहीं है इसमें, बल्कि कुछ अलग है इससे। मैं अगर कहूँ कि आपने कोई कृतज्ञता प्रकट कर दी है, या अपने गुरु का ऋण आपने उतार दिया है, या आपने कोई अच्छा काम कर लिया है, तो ठीक नहीं होगा। शायद शब्दकोश में शब्द नहीं है उसके लिए, क्योंकि आप मेरे अनुसार जो मुझे लगा यहाँ आकर के वो ये कि आप एक संस्कार को जीने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए हमारा वो भी एक नई चीज़ थी कि वो उस छोटे से मंच पे आई और उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। एक मित्र हमारे विशाखापट्टनम से आए थे जो लगातार कुछ गीत सुना करके गए। उन्होंने कोशिश की कि ऋषभ के ज़माने के, मेरे ज़माने के गीत को गाए, पुराने गीत जो है जिनमें केवल लय ही नहीं है बल्कि जिनमें जीवन भी है, जिसे हम लोग पसंद करते हैं। ये उनका एक तरीका था, उनके जो अदाकारी है, बहुत खूबसूरत अदाकारी उनकी रही है यहाँ। तो बहरहाल शायद मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ऋषभ, पूनम के लिए, लिपि के लिए, हनिया नहीं है उनके लिए, आप सबके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ साथ जो यहाँ प्रदर्शन किया अपने वीडियो के माध्यम से, उन्होंने नाम क्या नाम लेता है
प्रवीण जी, हाँ प्रवीण और नीरजा ने बताया। प्रवीण जी से शायद मैं मिला था पिछली बार हैदराबाद में, बहुत रचनात्मक मुझे वो लगे और वो कहना चाहिए कि कला को बचाने के संघर्ष में लगे हुए हैं। बहुत सारी संस्थाओं में जाते हैं और वहाँ वो कार्यक्रम करते हैं, तो वो भी एक प्रतिरोध को बचा रहे हैं और कविता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नीरजा को आपने सुन ही लिया है। तो इन दोनों बच्चों के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं, मेरे आशीर्वाद हैं। उन्होंने यहाँ ऋषभ के बचपन से लेकर के रात तक के जीवन को पसंद करने की कोशिश की। हम सब लोगों ने अपने को भी उसमें देखा है। तो बहरहाल इन सब बातों के साथ साथ जो बच्चे सहायता कर रहे थे आयोजन में, जिनको हमने थोड़ा सा स्नेह देने की कोशिश यहाँ की है, हम सबको मेरे आशीर्वाद हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप सब लोगों से जितने भी विशिष्ट परंपरा में आते हैं, चाहे उन्होंने शोध कर लिया है, चाहे कुछ शोध करना चाहते हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप एक लक्ष्य बना करके चलें। आप एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ पूरी तरह से भाषाओं के लिए, संस्कृति के लिए, इतिहास के लिए, सामाजिक संरचना के लिए आपको काम करना है। आप लगातार एक क्रम बना के चलें और हर कदम का हिसाब रख के चलें, और ये ना सोचें कि आपने कहीं नौकरी प्राप्त कर ली है और शोध कर लिया है तो आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ऐसा नहीं है। लगातार एक जिम्मेदारी एक समय के प्रति है, आपकी समाज के प्रति है। मैं चाहूँगा कि आपका अध्ययन जारी रहे, आपका लेखन जारी रहे, आपके आयोजन जारी रहे, आपका सोचना जारी रहे, क्योंकि जिस प्रकार से सोच को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं, उसमें अपने सोच को, अपने चिंतन को, अपने मनन को बचाने की ज़रूरत है। तो मैं उसके लिए कामना करता हूँ कि वो चिंतन आपका बचा रहे। मैं राजमहेंद्र वर्मा को हमेशा याद रखूँगा। मुझे बहुत स्नेह यहाँ मिला और बहुत अच्छा लगा। आप सबको मैं याद रखूँगा, चाहे व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ चाहे नहीं जानता हूँ, ये सबको मैं याद रखूँगा। और मैं इस जो ये हुआ, इसे फिर मैं आयोजन नहीं कह रहा हूँ, जो किया आपने वो मैं कभी नहीं भूलूँगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते सर। हमारे निमंत्रण पर बहुत दूर से आए हुए हर एक को बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद समर्पित करना चाहती हूँ प्रोफेसर देवराज सर को, क्योंकि कुछ दिनों से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं ऐसी स्थिति में, फिर भी वो बहुत कष्ट उठा के हमारे लिए इतनी दूर से आए। इसलिए सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद समर्पित करती हूँ। और इसके बाद सत्य संस्कृति के बारे में एक छोटी सी बात है। हम 4 महीने पहले शायद ये तय किया था कि किसी भी तरह यहाँ संस्कृति मनाएं। शुरुआत में अनुमति लेने के लिए बहुत डरती थी हम दोनों, फिर भी साहस करके साथ से एक अनुमति ले ली। जब मेरी इस संस्कृति कार्यक्रम के संदर्भ में एक छोटी सी बात आप सबसे बांटना चाहती हूँ, तो क्या है कि जब मेरी PhD का काम शुरू हुआ था तभी सर के रिटायरमेंट हो चुकी, तब मुझे मैं तो बहुत चिंतित हो गया, अरे ये क्या हुआ, सब तो रिटायरमेंट हो गए ऐसे सोच। लेकिन अगर सर के सेवा काल के अंदर ही हमारा शोध कार्य मतलब PhD का शोध कार्य संपन्न हुआ होता तो हमें सिर्फ एक गाइड के रूप में सर से मुलाकात हुई होती। लेकिन सर के जो रिटायरमेंट हुई ना, उसके बाद हमारा शोध कार्य संपन्न हुआ। इसके मैं इससे भी बहुत खुशी प्रसन्न हुई, क्योंकि हमें गाइड के रूप में नहीं, एक गुरुजी से मुलाकात हुई, उससे बढ़कर एक पूरे परिवार से मुलाकात हुई। हम भी उनके परिवार के एक हिस्सा बन गए, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाती। धन्यवाद सर। अध्यक्ष जी प्रोफेसर देवराज जी को मेरा प्रणाम, और हमारे गुरु यशोधर शर्मा जी और मैडम को मैं क्या बताऊं, आज के दिनों में मेरे लिए कोई छात्र आए तो 1 घंटे बैठकर जाए तो अच्छा हो जाए, क्योंकि दिन में
इतना ज़्यादा समय उनसे मैं गुजर नहीं सकती, लेकिन हम सवेरे 9 बजे उनके घर जाकर रात को 9 बजे तक उनके ही घर में रहते हुए भी वे किसी भी हालत में हम पर एक शब्द भी नहीं बोले और साथ साथ उनके साथ बिठाकर हमें भी खिलाती हैं। क्या कहूँ, मैं उनके प्रति मैं हर प्रतिदिन आभारी हूँ मैडम के प्रति। ये पीएचडी पूरा करने के बाद घर आते तो हर विषय में याद आ रही है मैडम जी, क्योंकि चाय पीते समय से लेकर बिस्तर पर सोते समय तक हर एक विषय पर मैडम और सर दोनों याद आ रहे, बार बार मैसेज भी भेज रही थी मैं, मैडम और सर आप दोनों हमें याद आ रहे हैं, और नाश्ता करते समय, खाना खाते समय और चाय पीते समय भी। क्या कहूँ इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं कर सकती इन दोनों के बारे में। और इस कार्यक्रम पर आए हुए प्रोफेसर देवराज जी को मैं अपनी आभारी व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि इतनी दूर से वर्धा से यहाँ तक आना मुश्किल है, और ये मुश्किल को सहते हुए यहाँ तक आके हमें हमारे कार्यक्रम को संपन्न करने में योगदान दे दिए हैं, इसके प्रति मैं आभारी हूँ। और ये कार्यक्रम को हमें परमिशन देकर ऋषभदेव शर्मा जी सर और मैडम जी ने हमें एक गुरु दक्षिणा चुकाने का मौका दे दिए हैं, क्योंकि आज के जमाने में गुरु का अर्थ ही बदल गया, लेकिन ये दोनों हमारे प्रति जो गुरुतर बात दिखाई दिए हैं उनको मैं जीवन पर्यंत याद रख सकती हूँ, और इसके लिए भी मैं अपनी आभारी प्रकट कर रही हूँ। और इसके साथ साथ परिवारजन, मेरी बेटी जैसी लिपि भारद्वाज और कुमार लाओ भी आना है, लेकिन वो नहीं आ पाया, उन दोनों के लिए भी मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए हमें ये जगह देकर सूचनाएं देते हुए पीछे रहकर आगे बढ़ाने का एक अवसर दे दिए हैं एसपी गंगी रेड्डी जी, एक कॉलेज का निदेशक है, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। और एक विशेष बात है कि विशाखापट्टनम में 75 इयर्स ओल्ड एक स्टूडेंट है सर का नरसिंह राव जी, 82 इयर्स एक साथी से बड़े हैं। हाँ सर, 82 इयर्स, इतनी दूर से वे भी आकर इस कार्यक्रम पर भाग लिए हैं, उनके प्रति मैं आभारी हूँ। और एलूरू से वत्सा पांडुरंगाराव जी भी आए हैं, उनकी आयु भी लगभग 79 है सर, उनके लिए भी आभारी हूँ। और हेमलता, डॉक्टर हेमलता जी विजयवाड़ा से आई हैं, और सुपर्णा जी हैदराबाद से परिवार के साथ आई है, हेमलता मैडम जी परिवार के साथ आई है, और अपर्णा तिवारी जी, सुपर्णा मैडम और अपर्णा दोनों अलग अलग है ना, और सरैया परवीन और आबिद जी, ये दोनों आके हमें उनके गीतों से खुशी बनाए हैं, और उनके प्रति भी मैं आभारी हूँ। राजा राव भी उतनी दूर से आए हैं, राजा राव के अलावा प्रसाद विजयवाड़ा से आए हैं, उनके लिए भी मैं आभारी हूँ। षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम का संचालन करके हमें डॉक्टर रविचंद्र जी लगभग 3-4 घंटे यहाँ खड़े होकर कार्यक्रम संचालन किए हैं, उनके प्रति भी मैं आभारी हूँ। और कथाकारों की दुनिया का लोकार्पण का संचालन किया है डॉक्टर बालाजी ने, इनके परिवार के साथ भी ये कल ही यहाँ पहुँचे थे, उनके लिए भी मैं आभारी हूँ। इस कार्यक्रम के वीडियो शूट करने वाले वीडियोग्राफर्स और आदित्य डिग्री कॉलेज के टेक्नीशियंस सभी को मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ, और यहाँ के कर्मचारियों के प्रति मैं आभारी व्यक्त कर रही हूँ। इसके अलावा हमारे छात्र भी हैं, इस कार्यक्रम को संपन्न करने में उनके योगदान भी हैं,
और छात्र छात्राएं भी हैं, इनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात